जय श्री राधे फ्रेंड्स। इतनी महंगी और अमेजिंग गाड़ी में पहली बार बैठने का सौभाग्य मिला है उसे। इस तरह से गाड़ी को टच करते हुए देखकर आरुष ने कहा, व्हाट इज दिस? इस तरह से टच मत करो, बेचारी क्या सोचेगी, कितने इनकंफर्टेबल हो रही होगी। जीनत आरुष की तरफ देखकर कंफ्यूज हो जाती है। यह गाड़ी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। उसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर गाड़ी लेकर वह लोग सड़क पर निकल गए। जीनत का दिल एक्साइटमेंट में उछल रहा था, उसे बड़ा मजा आ रहा था। इतनी अमेजिंग, महंगी और कंफर्टेबल गाड़ी उसने पहले बार चलाई थी। गाड़ी एकदम मक्खन की तरह चल रही थी। आरुष चुपचाप बैठा हुआ था। उसने जीनत की तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? तुमने ड्राइविंग कहाँ से सीखी? काफी अच्छी ड्राइविंग कर रही हो तुम। आरुष नोट करता है कि जीनत बहुत बढ़िया ड्राइविंग कर रही है, सामने आ रही गाड़ियों को बड़े स्मूथली ओवरटेक कर रही है। देखकर लग रहा है कि वो काफी एक्सपर्ट ड्राइवर है। जीनत ने कहा, हाँ, यह तो मेरा रोज का काम है, मैं टैक्सी ड्राइवर हूं ना। अचानक इतना बोलते ही वह चुप हो गई और होठों को दांतों के नीचे दबा लिया। ओ नो, ये नहीं बोलना चाहिए था मुझे। आरुष आईब्रो को सिकुड़ते हुए कंफ्यूजन में बोला, टैक्सी ड्राइवर? जीनत कुछ सेकंड तक सोच में पड़ गई, फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, अरे मतलब एक टैक्सी ड्राइवर की बहन हूँ। मेरा भाई टैक्सी ड्राइवर है तो वह मुझे भी गाड़ी चलाना सिखाता है। कई बार उसकी गाड़ी को मैं भी चला लेती हूँ, तो इसलिए मैं अच्छी ड्राइवर हूँ। आरुष हल्का सा सर हिला देता। जीनत फाइनली राहत की सांस लेती। जल्दी ही वह लोग डोगरा मैंशन के पास पहुंचते हैं। बंगले का वॉचमैन गेट खोलता है और जीनत बंगले के अंदर गाड़ी को लेकर आती है। वह अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा बंगला देखकर जीनत की सांसें हलक में अटक गई थी। गाड़ी रुक जाने के बाद आरुष सीट बेल्ट निकालकर गाड़ी से बाहर निकलता है। जीनत भी गाड़ी से बाहर निकल जाती है। जीनत की आंखें बंगले पर चिपक जाती हैं। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और सीने में दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। आरुष आगे बढ़ता है और देखता है कि जीनत अब भी अपनी जगह पर पत्थर की तरह अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमी हुई थी और आंखें फाड़कर बंगले को देख रही थी। आरुष ने कहा, अब क्या खड़ी होकर घूरती रहोगी, चलो मेरे साथ। जीनत को तुरंत होश आया और उसके साथ चलने लगी। उसने कहा, यह बंगला तुम्हारा है? आरुष ने जवाब दिया, नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर जी का है, हम तो यहाँ किराए पर रहते हैं। जीनत अनोइंग चेहरा बनाकर आरुष की तरफ देखती है। वह अपने मन में सोचती है, अगर यह बंगला इसका है तो उसे फ्लैट में, छोटे से फ्लैट में क्यों रहता है? वो तो काफी ज्यादा छोटा है। जल्दी ही वह लोग दरवाजे के पास पहुंचते हैं और आरुष एक बार फिर से जीनत को वार्न करते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना कैसे बिहेव करना है, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और चाहे कुछ भी हो जाए, उन लोगों को शक नहीं होना चाहिए, सुना तुमने? अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम बहुत भारी पड़ सकती है तुम्हें। जीनत ने आरुष की तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी, आई विल हैंडल दिस। मैंने पैसे लिए हैं इस काम के लिए, बहुत अच्छे से करूंगी, डोंट वरी। उसकी बात सुनकर आरुष एक गहरी सांस लेता है, पर अंदर ही अंदर वह भी थोड़ा नर्वस हो रहा था। उसके बाप की चील की निगाहें, बस उसका झूठ उसकी निगाहों में ना आ जाए। जल्दी ही बेल बजाई जाती है और दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर जीनो खड़ा हुआ था, एक लंबा चौड़ा हैंडसम सा लड़का। देखकर जीनत की आंखें चमक जाती हैं। जीनो आरुष जीनो से बोला, मॉम डैड घर पर हैं? जीनो ने कहा, यस सर। सर और मैडम घर पर हैं। आरुष अंदर जाता है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। जीनत भी अंदर जाने के लिए आगे आती है, लेकिन जीनो तुरंत उसे दरवाजे पर रोकते हुए बोला, अनरिकॉग्नाइज्ड पर्सन डोंट अलाउड। जीनत कंफ्यूज हो जाती है। आरुष पलटकर देखता है और फिर चलकर जीनो के पास आता है। जीनत को अपनी आंखों के सामने खड़ा होते हुए आरुष जीनो से कहता है, जीनो रिकॉग्नाइज्ड हर, आज के बाद इसको घर में आने का एडजस्ट है। शी इज माई गर्लफ्रेंड। जीनो तुरंत कमांड एक्सेप्ट करता है और उसकी आंखों में हल्की रोशनी आती है, जिसे देखकर जीनत की आंखें फट जाती हैं और वह एकदम से चिल्ला पड़ती है, आह! आरुष तुरंत उसकी कमर पकड़कर थोड़ी अनोइंग आवाज में बोला, चुपचाप खड़ी रहो, क्या कर रही हो? जीनत ने थरथराती हुई आवाज में कहा, यह क्या है? जीनो अपनी आंखों से निकलती रोशनी के साथ जीनत को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और अपने डेटाबेस में उसकी शक्ल को ऐड कर लेता है। एक्सेस अलाउड इट, यह बोलकर वह दरवाजे के सामने से हट जाता है। जीनत को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या है। आरुष ने आगे बढ़ते हुए कहा, वो जीनो है, वो एक रोबोट है, इंसान नहीं, ह्यूमन रोबोट। यह सुनकर जीनत की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। व्हाट? ह्यूमन रोबोट? उसके बाद वह पलटकर जीनो की तरफ देखती है, जो चुपचाप दरवाजे पर खड़ा हुआ था, और धीमी सी आवाज में बोलता है, इतना हैंडसम रोबोट? आरुष अपनी आंखें सिकोड़कर जीनत की तरफ देखता है। जीनत तुरंत चुप हो जाती है। आरुष हॉल में आता है और घर के सर्वेंट से कहता है, मॉम डैड कहाँ है? सर्वेंट ने जवाब दिया, सर टेरेस वाली जिम में है और मैडम रूम में है।
आरुष हल्का सा सर हिला लेता है और जीनत से कहता है तुम बैठो यहाँ पर। फिर वह सर्वेंट से कहता है उनको कुछ पानी वगैरह दो। उसके बाद वह सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चला जाता है और जीनत आराम से नीचे बैठी हुई थी, पूरे घर को देख रही थी, अपने मन में सोच रही थी अरे बाप रे, इस आदमी का कितना बड़ा आलीशान बंगला है, यह तो किसी राजमहल के जैसा है और कितना खूबसूरत है। उसके बाद वह जिस सोफे पर बैठी हुई थी हल्का सा उस पर उछल कर उसकी सॉफ्टनेस चेक करती है और देखती है कि ये कितना बाउंसी है। अपना हाथ उसके फैब्रिक पर हल्का हल्का सहलाते हुए बोली क्या बात है, इतना सॉफ्ट, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी सॉफ्ट चीजों के ऊपर नहीं बैठी, काफी महंगा होगा ना, क्वालिटी भी कितनी अच्छी लग रही है, यह कितना सॉफ्ट और बाउंसी है, ओह माय गॉड मजा आ रहा है। यह सोचकर वह थोड़ा सा और उछलती है। तभी नौकर वहां पर पानी का गिलास लेकर आता है और फिर हाथ बांधकर जीनत के सामने खड़ा होकर कहता है आपको और कुछ चाहिए। जीनत को इन सब की आदत नहीं थी, वह थोड़ा पोलाइट आवाज में बोली नो थैंक्स, पानी काफी है, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद नौकर वहां से चला जाता है। जीनत पानी का गिलास उठाकर पीने लगती है और चारों तरफ देखती है। लटक रही झूमर भी उसकी नजर पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी रूबी और डायमंड उस झूमर में जड़े हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ज़ीनत की तो आँखें डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चलकर आने की आवाज़ सुनाई देती। ज़ीनत जब सर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखती है तो अयाना को देखकर उसकी आँखें बड़ी हो जाती हैं। उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है। थैंकफुली उसके पैरों के नीचे एक नरम कारपेट बिछा हुआ था जो ग्लास टूटा नहीं। वह अपनी जगह से खड़ी हुई और उसकी नजरें अयाना पर जमी हुई थी। अयाना मोबाइल में कुछ स्क्रॉलिंग करती हुई नीचे आती है। जब उसने मोबाइल फोन को से नजरों को हटाकर वापस सामने देखा तो उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि एक छोटी सी उम्र की सुंदर सी लड़की हॉल में सोफे के पास खड़ी हैरानी और डिसबिलीफ के साथ उसे देखे जा रही थी। अयाना हल्की सी एब्रो सिक्योर लेती है कंफ्यूजन में, यह लड़की कौन है। अयाना चलकर नीचे आती है। जीनत को यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपनी आंखों के सामने किसे देख रही है। वह अपनी पलकों को 4-5 बार झपकाती है, आंखों को मसलती है, फिर से आंखें खोलकर देखती है तो उसे अयाना नजर आती है। कंफ्यूजन में उसे देखती हुई उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अयाना उसकी हरकत देखकर थोड़ा ऑकवर्ड होकर मुस्कुराकर बोली हेलो, तुम कौन हो। अयाना की आवाज सुनकर जीनत अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली ओह माय गॉड, यह सपना नहीं है, यह सचमुच मेरी आंखों के सामने है। अयाना जीनत से बोली आर यू ऑल राइट, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें किसी से मिलना है। जीनत होश में आते हुए बोली आप मिस अयाना है ना, वो जो, अरे हाँ मैं, अरे हाँ मैं भी क्या पूछ रही हूँ, आप तो वही हैं। अपने ही सर में हल्की सी चपत लगा देती है। जीनत की हरकत देखकर एना अपने आईब्रोज को उठा लेती है। थोड़ी अजीब लड़की है लेकिन क्यूट है। जीनत ने कहा आप, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ, मैं आपकी सारी क्लासेस अटेंड करती हूँ, आप फाइटिंग के जो मूव सिखाती हैं वह मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरी आंखों के सामने हैं। एना कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर अपना गला साफ करके हल्का सा सर हिलाकर मुस्कुराकर बोली थैंक यू। आरुष कबीर के पास पहुंचता है। कबीर जो कि वहां पर डंबल के साथ एक्सरसाइज कर रहा था। अचानक आरुष के आ जाने पर वह रुकता नहीं। आरुष ने कहा डैड, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कबीर ने कहा बोलो। मैं सुन रहा हूँ, कान खुले हैं मेरे। आरुष ने कहा अपने पैरों को थोड़ा कष्ट दीजिए और मेरे साथ नीचे चलिए, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। इतना ही बोलता है आरुष। यह सुनकर कबीर आरुष की तरफ देखता है। तो मैं इतनी जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड को घर भी ले आया। यह सुनकर आरुष अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है। वह हल्का सा हैरान था पर फिर उसे रियलाइज होता है कि वह किसके सामने खड़ा है। यह उसका बाप ही नहीं तो कबीर डोगरा है। और वैसे भी घर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और कबीर की नजर हर जगह पर रहती है, बस उसका झूठ पकड़ ना ले, बाकी सब चलेगा। आरुष ने जवाब दिया जी, आप बहुत जिद कर रहे थे ना मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, तो मैं उसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। अब चलिए, वह नीचे हमारा इंतजार कर रही है। कबीर हल्का सा सिर हिलाकर डंबल वापस रख देता है और टॉवल से अपना पसीना पोंछकर कहता है ऑल राइट। उसके बाद दोनों वहां से नीचे की तरफ जाने लगते हैं। ऐना और जीनत नीचे हॉल में खड़ी हुई थी। जीनत काफी एक्साइटेड होकर ऐना को अपने सारे कराटे मूव्स दिखा रही थी और ऐना हाथों को छाती पर क्रॉस करके अम्यूजमेंट भरे एक्सप्रेशन के साथ जीनत के क्यूट हरकतें देख रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह लड़की कितनी एक्साइटमेंट, कितनी फुल ऑफ लाइफ है।
जैसे कभी जवानी में वह हुआ करती थी। इस लड़की ने उसे अपनी याद दिला दी। सो इंटरेस्टिंग किड। फाइनली जीनत ने कंप्लीट करके अपने आप को आराम दिया। अयाना ने ताली बजाना शुरू कर दिया। जीनत एक्साइटेड होकर बोली, कैसा किया मैम? अयाना ने थम्स अप दिखाते हुए कहा, एकदम अमेजिंग, तुम बहुत अच्छा सीख रही हो। तभी सीढ़ियों से कबीर और आरुष चलते हुए नीचे आते। अयाना और जीनत की नजर ऊपर की तरफ जाती है और वो दोनों ऊपर देखती हैं। जीनत जैसे ही कबीर और आरुष को एक साथ देखती है, उसकी आंखें और मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके चेहरे पर शौक से भरे हुए एक्सप्रेशन थे। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि वह क्या देख रही है। दो आदमियों को सीढ़ियों से आते हुए देख रही थी। दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। थोड़ी सी ज्यादा उम्र का मैच्योर इंसान लग रहा था और दूसरा कोई यंग वर्जन। बिल्कुल एक जैसी शक्ल के जवान और अधेड़ उम्र के दो लोग, पर दोनों ही गजब के हैंडसम थे। कबीर का तो ऑरा ही इतना डार्क था कि उसे जीनत तो दूर से ही महसूस कर लेती है और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्या ये आदमी आरुष का पिता है? इसका मतलब अयाना उसकी मॉम है। जीनत अपने मुंह पर हाथ रख के सब कुछ देखते उसका दिल और भी स्पीड पकड़ लेता है। इसका मतलब उसे इन दोनों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड होने का झूठ बोलना है। जीनत का सर चकरा जाता है और चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। कबीर और आरुष चलते हुए नीचे आते हैं। एना आरुष की तरफ देखकर बोली, तुम घर पर कब आए? उसने कहा, बस अभी अभी। आप लोगों को किसी खास इंसान से मिलवाना है, इसलिए। कबीर की नजर के पास खड़ी हुई जीन सोफे के पास खड़ी हुई जीनत पर पड़ती है और उसकी आंखें हल्की सी छोटी हो जाती हैं। कबीर की डार्क आंखों को अपने ऊपर महसूस कर जीनत के शरीर में थरथराहट फैल जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अयाना कंफ्यूज होकर बोली, किससे मिलवाने? आरुष जीनत के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर आंखों में उससे कुछ इशारा करके आगे लेकर आया और फिर बोला, अपनी गर्लफ्रेंड से। उसने इतना ही बोला कि अयाना का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है? तुमने गर्लफ्रेंड बनाई? लेकिन कबीर कुछ नहीं बोला, चुपचाप जीनत को देखता रहा। आरुष ने कहा, हम दोनों बस कुछ महीने पहले ही रिलेशनशिप में आए थे। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं देखता ही रह गया और इसके प्यार में पड़ गया। पर मैं इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। बाहर हमारे कितने दुश्मन हैं। मैं इसे प्रोटेक्ट रखना चाहता था, इसलिए कभी इसकी आइडेंटिटी को रिलीव नहीं किया। इसलिए किसी को इसके बारे में पता नहीं है। मैं इसे स्पेशली आप दोनों से मिलवाने लेकर आया हूँ। कबीर की ठंडी आंखें बार बार अपने ऊपर महसूस करके जीनत का गला सूख रहा था। वह हिम्मत करके खड़ी थी। तभी कबीर की नजरें आरुष की तरफ जाती हैं और वह कहता है, तो तुम कह रहे हो कि ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? आरुष ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ऑफ कोर्स। अयाना की तो आंखें चमक गई। उसने हाथों की जोर से ताली मारते हुए कहा, ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। मुझे यह लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। जीनत थोड़ा ऑकवर्ड होकर मुस्कुरा देती है। कबीर हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए बोला, ऑल राइट, क्या नाम है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? यह सुनते ही अचानक आरुष के चेहरे की कॉन्फिडेंस मुस्कुराहट एक सेकंड में जीरो हो गई। जब उसे यह चीज रियलाइज हुई कि उसे अपनी बाहों में खड़ी इस लड़की का नाम ही नहीं पता। एक ही सेकंड में उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। कबीर का सवाल सुनकर आरुष अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गया। उसने तुरंत रियलाइज हुआ कि वह उसने जीनत का नाम तो पूछा ही नहीं। उसे अचानक इस तरह से चुप और हैरान देखकर कबीर अपनी एक आईब्रो को हल्का सा ऊपर उठा लेता है। आरुष बोलने की कोशिश करता है वह, लेकिन जीनत इससे पहले ही बोल पड़ती है। हेलो मिस्टर डोगरा, मेरा नाम जीनत है। मैं आरुष की गर्लफ्रेंड हूँ। हम लोग पिछले कुछ महीनों से डेट कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं ऐसे अचानक ही आ गई। पर आरुष ने कहा कि उसे अर्जेंटली मुझे आप लोगों से मिलवाना है। आप उस पर प्रेशर बना रहे हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी और उसने ज़बरदस्ती की, इसलिए मुझे आना पड़ा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जीनत भाप गई थी कि आरुष को उसका नाम नहीं पता, इसलिए उसे बीच में बोलना पड़ा। आरुष ने एक राहत की सांस ली और मुस्कुराकर कहा, सुन लिया डैड आपने? और अब तो आप मेरी गर्लफ्रेंड से मिल चुके हैं। अब तो आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यह सुनकर अयाना हल्का सा अपनी आंखों को सुकेड़ते हुए बोली, आरुष, कैसी बकवास बातें कर रहे हो? तुम्हारे डैड को तुमसे प्रॉब्लम क्यों होगी? कबीर जीनत की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें आरुष की हिस्ट्री तो पता है ना? तुम पहली लड़की नहीं हो उसकी जिंदगी में। आर यू श्योर कि वह तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रहा? ये शहर का बहुत बड़ा प्लेबॉय है। सच में लगता है कि
तुम उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो? आरुष और अयाना दोनों कबीर की बात सुनकर चौंक गए। कैसा आदमी अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के सामने अपने बेटे की इतनी धुआंधार बेइज्जती कर रहा है? ऐसा कौन करता है? अयाना अपने माथे को मसलने लगती। उसने धीरे से कबीर की कमर पर पिंच कर दिया। कबीर ने अयाना की तरफ देखा तो अयाना आंखों ही आंखों में उसे बहुत खतरनाक लुक देख रही थी। माहौल बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था। जीनत ने हिम्मत करते हुए कहा, मुझे आरुष के बारे में सब कुछ पता है। रिलेशनशिप में आने से पहले आरुष ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और उसने प्रॉमिस भी किया है कि वह किसी और लड़की को अब देखेगा भी नहीं। यह बोलकर जीनत ने आरुष की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वह मेरे लिए लॉयल होगा। आरुष की नजरें जब जीनत से मिली तो उसकी हार्ट बीट स्किप करने लगा। ऐसा उसने कब बोला? और यह लड़की इतनी मासूमियत भरी नजरों से उसे क्यों देख रही थी? उसका गला सूखने लगा। कबीर ने तिरछा सा मुस्कुराते हुए बोला, लॉयल? चलो देखते हैं तुम्हारे लिए कितना लॉयल रह सकता है। ऐना तुरंत बीच में आते हुए बोली, ओके, बंद करो यह बकवास बातें। उसने मुस्कुराकर प्यार से जीनत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम पहली बार हमारे घर आई हो। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। जीनत के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप आरुष की मॉम हैं। उसने मुझे कभी बताया ही नहीं आपके बारे में। उसने आरुष की तरफ देखा और मुंह बनाकर हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा, आरुष तुम बहुत ज्यादा बातें छुपाने लगे हो मुझसे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अयाना मैम तुम्हारी मॉम है? तुम जानते हो ना कि मैं इनकी कितनी बड़ी फैन हूँ। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं अयाना मैम की क्लासेस अटेंड करती हूँ कराटे सीखने के लिए, पर तुमने कभी गलती से भी मुझे रियलाइज नहीं होने दिया कि यह तुम्हारी मॉम है। जीनत की हरकत से आरुष स्पीचलेस हो गया। ऑकवर्डली फोर्सफुली मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैंने सोचा तुम्हें डायरेक्टली सरप्राइज देता हूँ। आरुष ने ऐना की तरफ देखते हुए कहा, पता है मॉम, यह मेरे सामने आपकी हमेशा तारीफ करती रहती है। ऐना हवा में हाथ मारते हुए बोली, कम ऑन, इतनी भी कोई स्पेशल बात नहीं है मुझ में। कबीर ने कहा, और मेरे बारे में बताया है इसने तुम्हें कि मैं कौन हूँ? कबीर की बात सुनकर जीनत थोड़ा ऑकवर्ड हो गई। उसने आरुष की तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि कबीर से कैसे डील की जाए। यह आदमी उसे डरावना लग रहा था। ऐना के साथ तो फिर भी वह कंफर्टेबल थी, लेकिन कबीर उसे खतरनाक लग रहा था। आरुष ने कहा, डैड प्लीज जस्ट स्टॉप इट, आप मेरी गर्लफ्रेंड को डरा रहे हैं। कबीर आंखें सुकुड़ते हुए बोला, क्यों, मैं कोई मॉन्स्टर हूँ जो यह मुझे देखकर डर रही है? ऐन अपना गला साफ करती है और दोनों बाप बेटों को खतरनाक स्कोर लुक देती है। दोनों ही चुप हो जाते हैं। वह मुस्कुराकर जीनत की तरफ देखकर बोली, जीनत तुम पहली बार घर आई हो, बिना खाए तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं अभी तुम्हारे लिए डिलीशियस खाना तैयार करवाती हूँ। अच्छा तुम कुछ स्पेशल खाओगी? तुम्हारी कोई स्पेशल फरमाइश है? जीनत ने सोचते हुए नाम में सर हिलाकर बोली, नहीं कुछ खास नहीं, जो भी आपका दिल करे। अयाना ने कहा, ओके, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना तैयार करवाती हूँ, फिर साथ में बैठकर खाएंगे। उसके बाद वह आरुष की तरफ देखकर बोली, तब तक तुम जीनत को घर दिखाओ हमारा। आरुष ने तुरंत कहा, ओके मॉम। अयाना किचन की तरफ चली गई। कबीर वहीं पर खड़ा और आरुष जीनत की कमर में हाथ रखकर उसे वहां से ले गया। आगे बढ़ते हुए जीनत ने धीमे से आवाज में कहा, तुम्हारे डैड मुझे ऐसे क्यों घूर रहे थे जैसे खा ही जाएंगे? मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है। आरुष ने कहा, चिंता मत करो, ज्यादा चेहरे पर डर मत आने दो, शांति से सब कुछ हैंडल करो और उसकी चिंता तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक हुआ तो हम दोनों की बैंड बज जाएगी। देखते ही देखते हुए आंखों के सामने से गायब हो गए। कबीर एक गहरी सांस लेता है और आराम से सोफे पर बैठ जाता है। आरुष अपने फोन में स्क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था और जीनत पूरे घर को गौर से देख रही थी। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम बहुत अमीर लगते हो। वैसे ये पूरा बंगला कितने का होगा? आरुष ने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देखते हुए कहा, होगा 200-300 करोड़ का। यह सुनते ही जीनत अपनी जगह पर रुक गई और उसकी आंखें इतनी बुरी तरीके से फट गई मानो गोटियां निकलकर बाहर गिर जाएंगी। उसकी हकलाती हुई आवाज में कहा, कितना? आरुष ने अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए बोला, इतना हैरान क्यों हो गई? यह तो सिर्फ एक ही बंगला है, इस शहर में हमारे कम से कम 10 बंगले हैं इतनी ही कीमत के। यह सुनकर तो जीनत संभाल ही नहीं पाई। उसका सर चकरा गया और वह एकदम से बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाली थी कि आरुष ने उसके कॉलर को उस पकड़ लिया और वह हवा में लटक रही थी।
उसने किसी रोमांटिक हीरो की तरह उसे बाहों में नहीं पकड़ा था, बल्कि बहुत ही अजीब तरीके से पकड़ा था। वह आधी हवा में थी और उसने उसके कॉलर को पकड़ा हुआ था। उसे सीधा खड़ा करते हुए आरुष ने कहा, थोड़ा संभल कर जीनत, अपना सलाइवा गटक लेती है। उसके लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। अब उसे सही समझ में आ रहा था कि यह आदमी 1 हफ्ते के लिए 10 लाख रुपए देने की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं। वह अपने 10 लाख को बचाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आरुष जीनत के करीब आने लगा। जीनत एकदम से अलर्ट हो गई। उसे करीब आता हुआ देखकर वह चौंक गई और एकदम से पीछे जाने लगी। क्या कर रहे हो तुम? आरुष कुछ नहीं बोला और धीरे से करीब आने लगा। जीनत के दिल की धड़कनें तेज हो गई। पीछ- पीछे होते हुए वह दीवार से टकरा कर खड़ी हो गई और वह बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इसके आगे वह कुछ बोल ही नहीं पाती। आरुष अपने दोनों हाथों को उसके साइड में रख लेता है और उसके करीब आता है। फिर वह उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरा इतना रुतबा, इतनी प्रॉपर्टी, पैसे और मेरी खूबसूरत शक्ल देखकर गलती से भी मेरी परमानेंट गर्लफ्रेंड बनने की भी मत सोच लेना। कभी भी यह मत भूलना कि मैंने तुम्हें हायर किया है। तुम मेरी किराए की गर्लफ्रेंड हो। अगर मेरी मॉम के सॉफ्ट हार्ट में घुसने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उसे पता था कि उसकी मॉम बहुत सॉफ्ट हार्टेड है और कहीं न कहीं यह चीज़ उसके दिमाग में आ जाती है कि ज़ीनत पैसों के चक्कर में परमानेंटली उसकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश ना करे। आरुष की बात सुनकर ज़ीनत की आँखें सिकुड़ जाती हैं। वह आरुष के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलकर बोली, इन योर ड्रीम्स, मैं जिंदगी भर कुंवारी रहना पसंद करूंगी, तुम्हारी परमानेंट गर्लफ्रेंड बनने से अच्छा। आरुष तिरछा सा मुस्कुराकर बोला, अपनी बात पर कायम रहना। उसके बाद वह वहां से चला जाता है। जीनत इरिटेट होकर बोली, पता नहीं खुद को आखिर कौन सा 30 मार खा समझता है यह आदमी। इसकी गर्लफ्रेंड बने मेरी जूती। मुझे तो बस 1 महीने तक नाटक करना है और पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगी। वैसे 12 लाख ऑलरेडी दे चुका है, पूरे महीने में तकरीबन कितने हो जाएंगे? यह बोलकर जीनत अपनी उंगलियों पर काउंट करने लगती है। तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से निकल जाता है, 42 लाख। उसकी आंखें चमक जाती हैं। इतने पैसों तो खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकती हूँ। यह सोचते ही उसका दिल एक्साइटमेंट में उछलने लगता है और वह और भी ज्यादा डिटरमाइंड हो जाती है अपना काम पूरा करने के लिए। जिंदगी ने क्या अपॉर्चुनिटी दी है उसे, यह तुम हाथ से नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मेरे 42 लाख। यह एक्साइटेड होकर उछलती हुई वहां से चली जाती। थोड़ी ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल के पास आते हैं। आरुष जीनत की कमर पर हाथ रखे हुए उसे आगे लेकर आता है। अयाना और कबीर पहले से वहां पर मौजूद थे। कबीर अपनी जगह पर बैठा था और अयाना भी। उसने जीनत से कहा, जीनत यहाँ बैठो ना, और उसके लिए कुर्सी पीछे करता है। जीनत थोड़ा ऑकवर्ड होकर मुस्कुराकर बैठ जाती है। जीनत की नजर एक बार फिर से कबीर पर पड़ती है, जो कोल्ड आंखों से उसे ही देख रहा था। पता नहीं क्यों यह आदमी जिस तरह से उसे देख रहा था, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वह अपना सलाइवा गटक लेती है और ऑकवर्ड होकर मुस्कुरा देती है। आरुष जब यह चीज नोट करता है तो थोड़ी अनोइंग आवाज में कहता है, डैड, यह क्या कर रहे हैं आप? क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड को घूरना बंद करेंगे, जैसे कि वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, कोई सीक्रेट एजेंट है? एना फ्रस्ट्रेट होकर कबीर की तरफ देखती है। कबीर ने कहा, क्यों? तुम्हें डर है कि मैं कुछ ऐसी चीज नोट कर लूंगा जो तुम नहीं चाहते कि मैं करूं? कबीर की बात सुनकर आरुष थोड़ा सा नर्वस और स्पीचलेस हो जाता है। वह बेचारी नजरों से अयाना की तरफ देखकर बोला, मॉम समझाइए ना इनको, हर वक्त अपनी औलाद पर शक करना अच्छी बात नहीं है। मैं आप लोगों का एक ही बेटा हूँ। अयाना कड़क नजरों से कबीर की तरफ देखते हुए बोली, तुम प्लीज बंद करोगे यह सब कुछ? बच्चे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए प्लीज अपने अंदर के जासूस को कंट्रोल में रखो। मेरा बेटा पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आया है, चीजों को ऑकवर्ड मत करो। कबीर एक गहरी सांस लेता है। माँ बेटा दोनों एक टीम में हो गए, अब मेरी दाल नहीं गलने वाली। मेरी कौन सुनेगा? वह चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। आरुष जीनत के सामने प्लेट रखकर उसमें खाना लगाता है। जीनत मुस्कुरा देती है। ऐना उन्हें ऐसे प्यार से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए खुद भी मुस्कुराने लगती है। वह जीनत से बोली, अच्छा जीनत बताओ, मुझे तुम लोग कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे? मैं जानना चाहती हूँ। तुमने मेरे बेटे को अपने प्यार में गिराया कैसे? वैसे नो डाउट तुम इतनी खूबसूरत और मासूम हो कि वह डेफिनेटली तुम्हारे प्यार में गिर ही गया होगा, लेकिन मुझे थोड़ी स्टोरी तो बताओ। जीनत ने मुस्कुराकर अयाना की तरफ देखा और कहा, एक्चुअली मैं एक स्टोर में काम करती थी। एक दिन मुझे घर जाने के लिए लेट हो गया और मैंने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है।
मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? घर के लिए निकलना था, रात हो गई थी पर बारिश भी आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि घर तो जाना ही है, तो बारिश में भीगते हुए ही जाना पड़ेगा। कबीर ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, "क्यों? छाता खरीदने के पैसे नहीं थे तुम्हारे पास?" सब लोग कबीर की तरफ देखते हैं। अयाना कबीर से बोली, "चुपचाप बैठे रहो।" कबीर फिर से चुप हो जाता है, थोड़ा एम्बैरेस के साथ। अयाना फिर से मुस्कुराकर जीनत की तरफ देखते हुए बोली, "तुम कंटिन्यू करो, आगे क्या हुआ?" जीनत ने अपना गला साफ किया और बताना शुरू किया, "मैं काफ़ी दूर तक चलते हुए आई, बारिश में भीगते हुए। तभी अचानक मैंने देखा कि सड़क के किनारे पर 2-4 आदमी खड़े हुए थे और वो मुझे देखकर सीटी बजाना शुरू कर देते हैं।" यह सुनते हुए आरुष अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए अपने मन में बोला, किसी रोमांटिक नॉवल की कहानी सुना रही है क्या? कितना परफेक्टली बोल रही है। जीनत ने आगे बोलते हुए कहा, वो लोग बहुत बुरे लोग थे, मैं घबरा गई। मैंने तेज-तेज कदमों के साथ आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन फिर मैंने नोट किया कि वो लोग मेरे पीछे आने लगे। यह सुनकर अयाना हैरान होकर बोली, व्हाट? उन्होंने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? तुमने अपने कराटों का इस्तेमाल तो किया ना उनके ऊपर? जीनत ने कहा, वो एक्चुअली उस वक्त मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। बारिश बहुत तेज थी, बहुत अंधेरा था। वो लोग बहुत बड़े और आक्रामक लग रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था और अपनी फाइटिंग स्किल पर अभी तक मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कभी रियल लाइफ में इतनी ज़बरदस्त फाइटिंग मैंने प्रैक्टिस नहीं की। ऐना ने हल्का-सा सर हिलाकर कहा, "कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूँगी। आगे क्या हुआ बताओ?" ऐना इतना इंटरेस्ट लेकर सुन रही थी कि वह यह तक भूल गई थी उसका खाना ठंडा हो रहा है। भाड़ में गया खाना, उसे तो बस जीनत की स्टोरी सुननी थी। जीनत ने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, "फिर उन लड़कों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, मुझे टच करने की कोशिश करने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उन्हें वार्निंग दी कि मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा, पर वो लोग हँसने लगे और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने उनके साथ लड़ने की बहुत कोशिश की पर वो लोग बहुत ज़्यादा थे ना, और अभी फाइट में मैं इतनी अच्छी भी नहीं थी तुम कि मैं उन लोगों को हरा पाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। यह सुनकर ऐना के चेहरे पर सच में टेंशन आ जाती। "उन्होंने ऐसा-वैसा तो नहीं किया ना तुम्हारे साथ? कोई चोट तो नहीं पहुँचाई ना तुम्हें?" जीनत ने ना में सर हिलाते हुए कहा, "नहीं।" जब वह लोग मेरे साथ बदतमीज़ी करने ही वाले थे तभी अचानक एक लंबी-सी गाड़ी वहाँ पर आकर रुकी। मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरे लिए कोई फरिश्ता भेज दिया। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और आरुष गाड़ी के बाहर। वह गुस्से में लग रहा था, लेकिन जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं बस देखती ही रह गई। जब मैंने उसके हैंडसम से चेहरे को देखा तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरी नज़रें आरुष की से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई हिप्नोटाइज़ कर रहा है। मैं अपने होश खो बैठी हूँ। यह सुनकर कबीर हल्का-सा हँस देता है। ऐना एक बार फिर से घूरकर उसकी तरफ देखती है। वह फिर से चुप हो जाता है। आरुष ना चाहते हुए भी जीनत की स्टोरी की तरफ ध्यान देता है और अब उसे उसकी बातें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। कुछ भी तो बोल रही थी। आरुष साफ-साफ इमेजिन कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी आँखों के सामने सब कुछ चल रहा है और जाने-अनजाने उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। जीनत तो जिस तरह से अम्यूज़मेंट से भरे एक्सप्रेशन के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही थी, आरुष ना चाहते हुए भी उसकी हर एक चीज़ गौर करने लगा, उसकी तरफ देखने लगा। जीनत ने कहा, उसने उन सब लोगों के साथ अकेले फाइट की और मुझे उन लोगों से बचाया। बस इसी वक़्त मुझे आरुष से प्यार हो गया। वह पूरी बारिश में भीगा हुआ बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। फिर उसने प्यार से मुझसे पूछा, "आर यू ओके?" ऐना अम्यूज़मेंट भरे चेहरे के साथ ये सुनते हुए बोली, "वाओ! सो रोमांटिक।" ज़ीनत मुस्कुराकर बोली और फिर उसने मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। बस मुझे तो यहीं से आरुष से प्यार हो गया। कबीर आँखें रोल करके अपने मन में बोला, वही घिसी-पिटी कहानी। कहानी बताते हुए ज़ीनत इतना फ़ील करती है कि ज़ीनत के गाल लाल हो जाते हैं। यह देखकर अयाना के चेहरे पर ब्राइट मुस्कुराहट आ जाती है। वह आरुष की तरफ देखकर बोली, "आरुष, तुम बताओ तुम्हें ज़ीनत से कब प्यार हुआ?" इस बात पर आरुष थोड़ा-सा ऑकवर्ड हो जाता है। कबीर ने आरुष से कहा, "हाँ, हाँ, आगे की कहानी तुम बना दो। बेचारी ने मेहनत करके इतनी कहानी तो बना ही दी।" एक बार फिर से सब लोग स्पीचलेस होकर कबीर की तरफ देखने लगे। अयाना ने फ्रस्ट्रेशन में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, "कबीर, क्या तुम चुप रहोगे प्लीज?" कबीर अपने कंधे उठाकर चुपचाप खाना खाने लगता है। आरुष ने अयाना से कहा, "मैंने जीनत को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। हम लोग काफी देर तक कुछ नहीं बोले। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। जीनत भी काफी शर्मा रही थी। मैं उसे घर पर ड्रॉप करके वापस जाने लगा। उसने मुझे थैंक यू बोला।
जब मैंने जीनत को पहली बार देखा तो वह डरी हुई मासूम सी लड़की लगी, जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वह बाकी सबसे अलग थी, जितनी लड़कियों से मैं मिला हूँ उन सबसे एकदम अलग। मुझे लगा कि उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने देखा कि वह अपना मोबाइल मेरी गाड़ी में भूल गई है। अगले दिन मैं उसका मोबाइल फ़ोन लौटाने के बहाने एक बार फिर से जीनत से मिला। बस इसी तरह से हमारी मुलाकातें होती रहीं। हमने नंबर एक्सचेंज किया और फाइनली कुछ मुलाकातों के बाद हम एक दूसरे को डेट करने लगे। कबीर धीरे-धीरे आवाज़ में अपने आप से बोलता है, वाह! दोनों ने मिलकर क्या कहानी बनाई है। वैसे वैसे दोनों की कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। उसके होठों पर हल्की-सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे आइडिया था कि एग्ज़ैक्टली किस तरह की लड़की आरुष को सही रास्ते पर ला सकती है, और ज़ीनत में उसे उस तरह की लड़की की झलक ज़रूर दिखाई दे रही थी। अयाना उसकी लव स्टोरी की खूब तारीफ़ करती है। सब लोग वहाँ पर हँसते-मुस्कुराते बात करते खाना खाते हैं। आरुष प्यार से ज़ीनत के बालों को पीछे करते हुए बोला, बेबी तुम्हें कुछ और चाहिए? ज़ीनत जब आरुष को देखती है तो उसकी हार्ट बीट स्किप करने लगती है। उसका चेहरा काफ़ी करीब आ गया था। अपना सलाइवा टपकते हुए उसने ना में सर हिलाया और मुस्कुराई। आरुष ने प्यार से ज़ीनत के गाल पर किस कर दिया। ज़ीनत के हाथों की मुट्ठी हल्का सा ज़ोर से कस गई। उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। कबीर अपना गला साफ करते हुए बोला, हम लोगों को क्या तुम लोगों ने मिस्टर इंडिया समझ रखा है? हम लोग अभी भी यहीं पर बैठे हैं। आरुष मुस्कुराकर बोला, सो व्हाट डैड? आपको जलन हो रही है? आप मॉम के साथ रोमांस कीजिए ना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा हूँ। एनी प्रॉब्लम? कबीर की आंखें थोड़ी सी कड़क हो जाती है। फाइनली एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम बिताने के बाद आरुष जीनत को लेकर जाने लगता है। जीनत अयाना के हाथों को पकड़ते हुए बोली, आपके साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा मैम। अयाना ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे आंटी बोल सकती हो। आरुष की तरफ देखकर बोली, इसे दोबारा ज़रूर लेकर आना, ओके? आरुष हल्का-सा सर हिला देता है और फिर वह ज़ीनत को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही अयाना कड़क एक्सप्रेशन के साथ बगल में खड़े कबीर को देखकर बोली, क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी? क्या हरकतें कर रहे थे तुम? कबीर आँखें रोल करते हुए बोला, डोंट टेल मी। तुमने नोट नहीं किया? यह कोई इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, झूठ बोल रहा है, हरामी कहीं का। कबीर की बात सुनकर अयाना अपनी आंखों को सुकेड़ते हुए बोली, अपने बेटे को हरामी बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या मतलब है वो झूठ बोल रहा है? वह लड़की कितनी क्यूट है, आखिर कैसे आरुष उसके प्यार में ना गिरे? अयाना को अपनी बाहों में खींचते हुए कबीर ने कहा, माई लव, यू आर सो इनोसेंट। पहली बात तो यह कि कियारा की मौत के बाद आरुष ने कभी खुद गाड़ी ड्राइव की ही नहीं, तो उसे लड़की का पहला झूठ साफ-साफ सामने आ जाता है। कबीर की बात सुनकर अचानक अयाना की आंखें थोड़ी-सी बड़ी हो जाती हैं। उसे तुरंत रियलाइज़ होता है, अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई। कबीर ने फिर कहा, और दूसरी बात, मुझे आरुष की आँखों में वो प्यार नज़र आया ही नहीं। मैं उसकी आँखों में देखकर ही समझ गया था कि वह उस लड़की से प्यार नहीं करता। यह सुनकर अयाना अपनी आईब्रोज़ को ऊपर उठा लेती है। तुम फेस रीडर कब से बन गए? कबीर हल्का सा हंसते हुए बोला, प्यार के मामले में मुझे धोखा देना नामुमकिन है। मुझे पता है कि जब प्यार आंखों में समाया होता है तो वे आंखें कैसी होती हैं। मैं आरुष की आंखों में कियारा के लिए हमेशा प्यार देखता था। उस वक्त उसकी आंखें प्यार और एडोरेशन से भरी रहती थी जब वह कियारा को देखता था, लेकिन उसके चले जाने के बाद मैंने उसे बहुत सी लड़कियों के साथ देखा, पर फिर भी उसकी आंखों में वो सॉफ्टनेस दोबारा कभी नहीं नजर आई। कबीर की बात सुनकर अयाना का चेहरा उतर जाता है। वह कबीर से बोली, यस यू आर राइट, पर आरुष ने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? वह मुझे उस लड़की से मिलवाने क्यों ले आया? वो लड़की सच में बहुत क्यूट और प्यारी लग रही थी ना, कि वह कोई झूठ और फरेबी लड़की है? कबीर ने हल्का-सा सर हिलाते हुए कहा, हाँ, हो सकता है वह लड़की अच्छी हो, और मुझे भी लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ हो सकता है। अयाना कन्फ्यूज़ हो जाती है। कबीर अयाना से बोला, जब वह अपनी झूठी प्रेम कहानी हमें सुना रही थी, तो आरुष जिस तरह से उसे देख रहा था, एक पल के लिए ही सही, मुझे उसकी आँखों में हल्की-सी सॉफ्टनेस ज़रूर दिखाई दी। मुझे लगता है कि उस लड़की में पावर है, वह आरुष को बदल सकती है। हो सकता है कि वह उसकी ज़िंदगी में कियारा की जगह ले ले। इसलिए मैंने सही-सही तरीके से आरुष और उस लड़की को एक्सपोज़ नहीं किया। ये नाटक उन्हें करने देते हैं, क्या पता किसी दिन ये हकीकत बन जाए। ऐना मुस्कुराकर कबीर की नाक को खींचते हुए बोली, कितने स्मार्ट हो तुम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कबीर अपने आप पर प्राउड करते हुए बोला, हाँ वो तो मैं हूँ। ऐना मुस्कुराकर आगे बढ़कर कबीर को हक कर लेती है और कबीर भी कुछ सेकंड तक ऐसे ही खड़ा रहता है। हालांकि वह आरुष
पर हमेशा प्रेशर बनाए रखता है। पर वह सच में चाहता है कि उसका बेटा थोड़ा-सा ठीक रास्ते पर चले। वह खुद प्लेबॉय बन के देख चुका था। कुछ नहीं इन चीज़ों में, सिर्फ मज़ा है, पर सुकून कभी भी नहीं मिल सकता। अपने एक पार्टनर का होकर रहने में जो सुकून मिलता है, वह इन चीज़ों में कभी भी नहीं मिल सकता। ऐना को अपनी बाहों में, उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर कबीर को कभी-कभी पिछली ज़िंदगी पर अफ़सोस होता है। उसे सिर्फ़ अयाना का होना चाहिए था, लेकिन वह अनगिनत लड़कियों के कॉन्टैक्ट में रहा। ख़ैर, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में यह चीज़ें बहुत कॉमन है। कबीर का फ़ोन बजने लगता है। कबीर अपना फ़ोन उठाकर देखता है तो उसकी आँखें हल्की-सी सिकुड़ जाती हैं। वह तुरंत कॉल रिसीव करता है और अगले ही पल उसके चेहरे पर शॉक और सीरियसनेस से भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। आई एम कमिंग, यह बोलकर कबीर ऐना से बोला, मुझे कहीं जाना है। ऐना ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक है? ऐना ने तुरंत कबीर के चेहरे की सीरियसनेस को नोट कर लिया। कबीर ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, सब ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद वह उसके गाल पर किस करके वहां से चला गया। गाड़ी में जीनत ड्राइव कर रही थी और आरुष पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। उसने जीनत की तरफ देखा, जो बहुत ही नॉर्मल होकर सीट पर बैठी थी और ऐसे ड्राइव कर रही थी जैसे कि वह ड्राइव करने में बहुत एक्सपर्ट हो। उसे ड्राइव करता हुआ देखकर उसने कहा, तुम ड्राइविंग काफी अच्छी कर लेती हो, मन कर रहा है कि तुम्हें ड्राइवर रख लो। जीनत ने आरुष की तरफ देखते हुए कहा, और फिर अपने मॉम डैड को क्या बोलोगे? अपनी गर्लफ्रेंड को तुमने अपना ड्राइवर रख लिया? आरुष सीधा होकर सीट पर बैठते हुए बोला, वैसे कहानी बनाने में काफी एक्सपर्ट हो तुम। एक ही मिनट में तुमने हमारी पूरी लव स्टोरी इमेजिन कर ली। इंटरेस्टिंग, लगता है रोमांटिक्स नोवेल पढ़ने का बहुत शौक है तुम्हें। जीनत अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तुम्हारे डैड से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे डैड इतने खतरनाक है? आरुष ने सामने देखते हुए कहा, अगर वह इतने खतरनाक नहीं होते तो मुझे इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं थी। आरुष की बात सुनकर जीनत बस हल्का सा सर हिला देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद जीनत गाड़ी रोकती है और सड़क के बगल में खड़ा कर देती है। तभी वह गाड़ी से बाहर निकलती है तो आरुष कहता है, अब तुम कहाँ पर जाओगे? जीनत ने जवाब दिया, अपने काम पर, पिज्जा डिलीवरी। आरुष हल्का सा आंखें को सिकुड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, उसके बाद भी तुम ये सो कॉल्ड काम करने वाली हो? लाइक सीरियसली? जीनत आरुष की तरफ देखकर बोली, देखो, मेरे काम के बारे में कुछ मत बोलना। मेरा काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां तक रही तुम्हारे दिए पैसे की बात, तो हाँ, मेरे लिए इतने पैसे इनफ नहीं है। मैं अपना काम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। आरुष अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, तुम्हें जो करना है तुम करो, पर ध्यान रखो कि अपने चेहरे को कवर करके अपने चेहरे को कवर करके करो, क्योंकि अब मेरे घर वालों को पता चल चुका है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो सकता है जल्दी आधे से ज्यादा शहर की लड़कियों को भी पता चल जाए। मुझसे जुड़ी कोई भी चीज यहाँ ज्यादा टाइम तक सीक्रेट नहीं रह पाती। अगर किसी को पता चल गया कि मेरी गर्लफ्रेंड एक पिज्जा डिलीवर्ड गर्ल है, तो मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। आरुष की तरफ देखते हुए जीनत ने कहा, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम इतने हाई अब तुम इतने हाई फाई हो, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वैसे मुझे एक बात बताओ, ऐसा नहीं है कि हम लोग लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ सेटल होने वाले हैं या शादी करने वाले हैं? जब हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके अपने अपने रास्ते जाएंगे, तुम अपने मॉम डैड को क्या जवाब दोगे? कुछ सेकंड सोचते हुए आरुष ने हल्के से अपने कंधे हिलाकर गाड़ी से अपनी पीठ लगाते हुए सिगरेट निकाली और कहा, और क्या कहूंगा? बोल दूंगा कि तुम्हें किसी दूसरे लड़के के साथ सोते हुए पकड़ लिया मैंने और ब्रेकअप कर लिया। आरुष की बात सुनकर जीनत की आंखें बड़ी हो गई। आरुष सिगरेट मुंह में लेकर लाइटर निकाल रहा था कि जीनत ने गुस्से में सिगरेट निकालकर फेंक दी और आरुष के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे अपना रास्ता क्लियर करने के लिए मुझे कैरेक्टर लेस साबित कर दोगे, वह भी मेरी आइडियल अयाना मैम के सामने? हाउ डेयर यू? आरुष जीनत की कलाइयों को पकड़कर अपने कॉलर से दूर करते हुए बोला, अच्छा, तो फिर तुम बताओ मैं क्या बोलूंगा उन्हें, जिससे वह लोग कन्विंस हो जाएं कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। जीनत अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन खबरदार अगर मेरे कैरेक्टर को उनकी नजरों में खराब करने की कोशिश की, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसके बाद आरुष ने कहा, ऑल राइट, फिर मैं उन्हें बोल दूंगा कि तुम किसी ट्रक के नीचे आकर मर गई या फिर किसी नदी में कूद गई। हाउ इज दैट? आरुष की बातें सुनकर जीनत का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। यह आदमी कोई ढंग का बहाना क्यों नहीं सोच सकता? हर चीज में उसी की बैंड बजानी जरूरी है क्या? आरुष एक गहरी सांस लेकर बोला, देखो, मैंने खुद के बारे में कुछ कहा तो वो यकीन नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें लेकर बहाना बनाना पड़ेगा। जीनत ने फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज में गहरी सांस लेकर कहा, ऑल राइट, करेक्टर लेस होने से तो मेरा मर जाना ही ज्यादा अच्छा है। कम से कम उनकी नजरों में मेरी
डिग्निटी तो बनी रहेगी। गो टू हेल आरुष डोगरा। यह बोलकर जीनत वहां से चली गई। उसने टैक्सी ली, बैठी और वहां से निकल गई। आरुष तिरछा सा मुस्कुराया और सिगरेट निकालकर मुंह में डाल ली। फिर उसको जलाया। उसने कश लेने लगा। थोड़ी सी दूर पर एक काली सी गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई दूर से जीनत और आरुष को देख रही थी। उसकी आंखें डार्क हो रही थी। लैला के हाथों की मुट्ठियां बहुत जोर से कसी हुई थी। उन दोनों को साथ में देखकर उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। आरुष डोगरा, तुमने उस मामूली सी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर अच्छा नहीं किया। वह लड़की मेरे और तुम्हारे बीच नहीं आ सकती। मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। मैं उसे तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगी। उसके बाद उसने गाड़ी का शीशा चढ़ाया और वह वहां से चली गई। करीब कबीर तेज कदमों से चलता हुआ अस्पताल में आता है। रास्ते में ही उसे अचानक गौतम मिल जाता है। कबीर आगे बढ़ रहा था। गौतम तुरंत उसके साथ चलने लगता है और कबीर चलते चलते गौतम से पूछता है, यह सब कुछ कैसे हुआ? इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी गौतम, मैंने तुमसे यह उम्मीद नहीं की। हाउ कुड इज दिस हैपन? गौतम ने थोड़ा गिल्टी फील करते हुए कहा, आई एम सॉरी बॉस, लेकिन वह वाकई में बहुत स्मार्ट था। हमें तो समझ ही नहीं आया यह सब कुछ कब और कैसे हो गया। सिक्योरिटी फुल अलर्ट में थी, मगर उसके बावजूद भी आई एम रियली सॉरी। कबीर एकदम से रुक कर गौतम की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी सॉरी का क्या उस लड़की को फिर से जिंदा कर देगी? कबीर गुस्से में लग रहा था। गौतम अपना सर नीचे कर लेता है। कबीर चलता हुआ उस कमरे में जाता है जहां पर वो लड़की थी जो काल के कैद से बचकर भागी थी और अयाना उसे अस्पताल लेकर आई थी। कबीर अंदर जाकर उसकी डेड बॉडी को देखता है। उसके हाथ की मुट्ठियां जोर से कस जाती हैं। यह लड़की उन्हें काल के बारे में बहुत कुछ बता सकती थी, उसका ठिकाना और भी बहुत कुछ, लेकिन इसे कोमा में ही खत्म कर दिया गया। उसके बाद कबीर वहां से दूसरे वार्ड में गया। उसने देखा कि समायरा बिस्तर पर लेटी हुई है। उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई है और आईवी ड्रिप सुइयां लगी हुई हैं। कबीर को देखकर समायरा बैठने की कोशिश करती है, पर कबीर तुरंत उसके पास आता है और उसे हक करके कहता है, आर यू ऑल राइट? कबीर के चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन नजर आ रही थी। समायरा ने हल्का सा सर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ भाई। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।